बेटा? सेंड हो रहा है ना बेटा प्रीतेश सर को कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। चलो अभी हम लोग यहाँ पर एक और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज अभी जो टॉपिक्स बाकी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आप जानते हो, ठीक है। डक्टाइल सब्सटेंस क्या होता है, मेलिएबल क्या होता है, जिसको हम लोग वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं, व्हिच कैन बी हैमर्ड इनटू वायर्स एंड शीट्स, इज कॉल्ड एज मेलिएबल। ब्रिटल जो होता है वो जल्दी टूट जाता है। डक्टाइल जो होता है वो क्या होता है, जिसके पास ज्यादा प्लास्टिक रेंज होती है। ये सब बचपन में ही पढ़े हैं, बराबर के नहीं? मेन अभी अपने को एक टॉपिक पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है, ऐसा क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर बिटवीन स्ट्रेस ऑन द वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन ऑन द एक्स एक्सिस। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर एक वायर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? यहाँ पर एक, वी गोना कंसिडर अ वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन से दैट कंसिडर अ वायर attached to a rigid support. with support बेटा, एक वायर कंसिडर कीजिए जो रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है, इज दैट क्लियर? एंड whose another end is connected through a load. किससे कनेक्टेड है बेटा? एक लोड से कनेक्टेड है ऑफ मास m kg, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। आई हैव अ वायर विथ मी of a length L, and this wire has been connected to a load of mass m kg, which is stretching the wire by a force which is equals to m into g. Is that clear everyone? Yes? Yes, Right? sir. All right. अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो इनिशियली हम लोग यहाँ पर लेते हैं वायर का जो मास है उसको हम लोग यहाँ पर पहले 5 kg लेते हैं, बराबर के नहीं? यस और नो? मैं यहाँ पर पहले 5 kg लेता हूँ और चेक करता हूँ कि कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है, और बाद में डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है कि नहीं जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लोड जो है वो हाफ kg से इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब 5 kg रखा, 5 के बाद आई एम कीपिंग इट 5.5 kg, फिर मैं यहाँ पर 6 kg रख रहा हूँ, फिर यहाँ पर 6.5 kg, बराबर के नहीं? तो लोड धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब 5 kg था तो फोर्स लग रहा था, अगर जी का वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। उसके बाद आई एम टेकिंग द लोड एज 55 न्यूटन, फिर यहाँ पर 60 न्यूटन, फिर 65 न्यूटन। तो ये जो 6.5 kg है दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फोर्स होगा। क्या होगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स व्हाट, कौन सा लिमिट बोलते हैं उसको मैक्सिमम फोर्स पे? क्या होता है बोलो? इलास्टिक लिमिट। यस, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट। फिर अगेन इलास्टिक लिमिट से भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, 6.5 kg से 7 kg कर रहा हूँ, 7 से 7.5 kg कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। कब तक? जब तक आपका वायर क्या नहीं हो जाता, ब्रेक नहीं हो जाता। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेथड है उसको हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्ल्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज सर्ल्स मेथड। मतलब यहाँ पर इनिशियली हम लोग को यहाँ पर मास जो है लेना है, लोड का मास लेना है, वो m kg, वो 5 kg लेना है, और धीरे धीरे हाफ हाफ kg उसे बढ़ाते जाना है। कब तक? जब तक आपका वायर क्या नहीं हो जाता, ब्रेक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये कंडीशन के अंदर ये जो चीज आप कर रहे हो उसके अंदर आपको यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बिकॉज जितना आप लोड बढ़ाते जा रहे हो उतना आपका फोर्स बढ़ रहा है, जितना फोर्स बढ़ रहा है उतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस बढ़ने पे कितना स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो उन दोनों के बीच में अपने को यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना है, एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर इलास्टिक लिमिट के बाद इलास्टिसिटी कम होती रहेगी ना? बताया जाएगा, वीडियो में करिए, ठीक है। I will be letting you know what happens after elastic limit. I will be also letting you know कि इसके बाद इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद क्या क्या होगा। एक
फिर उसके बाद वायर का ब्रेक होगा, इस चीज के बारे में एवरीथिंग आई विल बी अपडेटिंग यू, नॉट वरी, ठीक है। तो ओके कौन सर। कौन से पॉइंट्स हम लोग एनकाउंटर करेंगे यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर वायर परमानेंटली आपका डिफॉर्म्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आगे बातें करते जाएंगे हम लोग। Am I clear with that? क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट, तो यहाँ पर आई कैन से दैट, तो यहाँ पर आई कैन से दैट द ग्राफ बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, द ग्राफ बिटवीन, बोलो, व्हाट एंड व्हाट, Stress, स्ट्रेस strain. स्ट्रेन, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। चलो नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो जरा ग्राफ कैसा आता है, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल्ड बातें होगी। तो पहले ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग स्ट्रेस, और x एक्सिस पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग स्ट्रेन कंसिडर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इनिशियली अगर मैं ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करूँ, ठीक है, अगर फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड, जब लोड का वैल्यू आपका कम है, तो यहाँ पर आई कैन से दैट द एक्सटेंशन इन द वायर प्रोड्यूस होगा, एंड जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दोगे तो वापस क्या होगा, अपना वो इलास्टिक लिमिट को यहाँ पर रिटेन करेगा, बराबर ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द ग्राफ व्हाट यू गोना गेट, एट द स्टार्ट ऑफ द ग्राफ आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, बोलो। एट द स्टार्ट स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Linear. टू व्हाट, स्ट्रेन मिलेगा, है ना। तो ये आपको ए पॉइंट तक आपको ग्राफ जो मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इज दैट क्लियर? वेयर ए पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ए पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, क्या बोलते हैं उसे, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। इनिशियली आई कैन से दैट फॉर smaller value, initially for which value, smaller value of load, I can say that my stress is directly proportional to what, my stress is directly proportional to strain, yes or no? तो यहाँ पर I can say that the stress is directly proportional to strain, कब तक, up to point A, ठीक है। तो ये पॉइंट तक हुक्स लॉ क्या हो रहा है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन up to where, up to a limit that is called as which limit, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। तो यहाँ पर व्हेनेवर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा तो वहां पर कौन सा लॉ ओबे किया जाएगा, तो आई कैन से दैट हुक्स लॉ, बराबर ना। कौन सा लॉ ओबे किया जाएगा, हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ इज obeyed in this region, is that clear? ये रीजन के अंदर, ठीक है। कौन से रीजन के अंदर सर, ओ से लेके, ओरिजिन से लेके ए पॉइंट के बीच में यहाँ पर आपका हुक्स लॉ क्या किया जाएगा, ओबे किया जाएगा, वेर ए पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, ए पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जहां पर पूरी तरीके से हुक्स लॉ ओबे किया जाएगा एंड स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Am I clear with this? Yes, sir. ठीक है। अभी Yes, हम sir. लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस को और इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड पॉइंट ए, देन व्हाट विल हैपन, देन फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ के बारे में अगर आगे बात करूँ तो अब आपको ग्राफ देखो कैसा आता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड पॉइंट ए, तो जब मैं स्ट्रेस को इंक्रीज करूंगा यहाँ पर बियॉन्ड पॉइंट ए, तो हमें बी पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, आई विल बी गेटिंग बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इतना सा स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेन कितना है, इतना प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। सो आफ्टर ए पॉइंट फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, कब तक, कौन से पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, इज दैट क्लियर, है ना। यस सर। हाँ, बट आपका ग्राफ अभी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन
ये जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई कैन से दैट अगर ए से लेके बी वाले रीजन की मैं बात करूं तो इनके बीच में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बीच में रिमूव करते हैं फिर भी आपका यहाँ पर आपका वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करता है। कब तक? अप टू पॉइंट बी पॉइंट, अप टू विच पॉइंट? up to B point, and B point is called as the elastic limit, or I can say that it is also called as the yield point of the wire. Is that clear? तो ये O से लेके B तक का जो रीजन है उसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज विच रीजन? वी कॉल इट एज इलास्टिक रीजन। तो वापस बोलता हूँ, O से लेके A तक और A से लेके B तक में फर्क क्या था? O से लेके A तक में ग्राफ लीनियर आ रहा था, स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ पूरे रीजन के अंदर एप्लीकेबल था, ओबे किया गया था, एंड A पॉइंट को नाम दिया गया था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। A से लेके B तक के अंदर फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देयर इज अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस, लेकिन A से लेके B तक के रीजन के अंदर भी जब भी आप फोर्स को रिमूव करोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे, तो वो वापस क्या होगा? वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को O पॉइंट पे वापस आएगा और वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा। तो O से लेके B तक का जो रीजन है पूरा O टू A एज वेल एज A टू B, इसके अंदर वायर अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिस्टोर करेगा और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, where A point is called as proportionality limit and B point is called as the elastic limit of the wire. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Kandivali, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर ये चीजें लिख लेते हैं प्लीज, ठीक है? मैंने ब्लैक से बनाया इसलिए ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आई कैन से दैट व्हेन स्ट्रेस इज increased beyond point A, ठीक है? जब आपका स्ट्रेस A पॉइंट से बियॉन्ड इंक्रीज होता है, then I can say that then for small value of stress, then for what? Small value of stress there is a large strain produced in the wire. Produced in the wire up to point B. Say that लेरॉन पूछ रहा है मेरे को हुक्स लॉ क्या होता है। लेरॉन हाँ सर। जब पढ़ा, तेरे को मालूम नहीं है हुक्स लॉ क्या होता है बेटा? सर एक बार याद दिला दूं? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. That is called as Hooke's law. ओके। चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। So when stress is increased beyond point A, then for a small value of stress, there is a large strain produced in the wire up to point B. ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर when the load is gradually removed between points O to B, wire will restore its original dimensions. When load is removed between O to B, then wire again restores its
ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, then wire regains its original dimensions। ठीक है, तो यहाँ पर I can say that hence B point B is called which limit? It is called as an इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, या फिर उसे एक और एक नाम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इट इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। O2B stress is not directly, then how will it regain its original dimension? Yes, O2B में stress directly proportional to strain नहीं है रौनक। A2B के अंदर stress is not directly proportional to strain, but फिर भी लोड रिमूव करने के बाद ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। हेलो, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, चुपचाप बैठो। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर भले स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस जो ज्यादा लगाया गया है बराबर ना, फिर भी स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, बिकॉज अभी तक हमने उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं की है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि अप टू अ लोड ऑफ 50 न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन के लोड जब लगाया गया है तो हमने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मिला मुझे, बराबर ना, और ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर रहा था। उसके बाद में जब 65 न्यूटन लगाया था फोर्स, मैंने फोर्स बढ़ाया तो मेरा स्ट्रेस भी बढ़ गया। तो स्ट्रेस बढ़ गया तो स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेन जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जब 65 न्यूटन का लोड रिमूव किया तब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा था। जब 70 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी आपका स्ट्रेस वाज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट आफ्टर रिमूविंग द 70 न्यूटन अगेन ऑब्जेक्ट वाज एबल टू restore its original dimension. So this 70 Newton is called as the maximum force, that is the proportional, that is called as the elastic limit. But जब मैंने 71 न्यूटन का फोर्स लगाया मतलब बी पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया, अब आपका वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है। मतलब बी पॉइंट, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन तब तक ही आपका वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, उसके बाद भी आएगा, तब जाके वहां पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है फिर भी आएगा। इज दैट क्लियर? कब तक आएगा? जब तक वो अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करता। क्लियर रौनक, अंश? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी इसके बाद बी पॉइंट के बाद क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड बी पॉइंट। ठीक है, so the strain further increases, ठीक है, and it has been represented by, I can say that it has been represented by C point. Is that clear? तो यहाँ पर B point के बाद जब स्ट्रेस मैंने बढ़ाया तो स्ट्रेन वापस बढ़ रहा था। अगेन वही फंडा आएगा, स्मॉल स्ट्रेस इंक्रीज किया था so there was a large amount of strain produced. Is that clear? So there was a large amount of strain produced because as you can see the stress is increased very small but the strain is increased very large, barabar na? So after B point what happens? After B point with small value of stress there will be again large value of strain, but here what you have done, here you have overcome this elastic limit, आपने overcome कर दिया है। तो BC वाला जो रीजन होता है उसके अंदर क्या होगा? अब अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अभी नहीं आएगा। तो सी पॉइंट से अगर आप सी पॉइंट पे हो और तब जाके आप क्या करोगे? आप अगर यहाँ पर अपने लोड को रिमूव करते हो तो अब वायर ओ से लेके ओ डैश पे आ जाएगा। मतलब अगर वायर का इनिशियल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो अब वो 5 पे नहीं आएगा, अब वो 5.5 पे आ जाएगा। तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंटली उसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर का स्ट्रेचिंग आ जाएगा। एंड दैट 0.5 सेंटीमीटर का जो स्ट्रेचिंग है जो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ओ से लेके ओ डैश के बीच में। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रॉम ओ टू ओ डैश, जिसको हम लोग नाम देते हैं परमानेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे?
वी कॉल इट एज परमानेंट सेट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसको? परमानेंट सेट नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? मैं क्लियर बता? Yes, sir. Ma'am. Yes, sir. Yes, sir. यस, तो यहाँ पर ओ से लेके ओ डैश वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट सेट नाम देते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जो वायर है वो पूरी तरीके से अब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन पहले से ही प्रोड्यूस हो जाएगा। Am I clear with that? Yes, sir. Alright, ठीक है। अब what happens after C point? अब C point के बाद क्या होगा, बराबर ना? तो C point के बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख देता है। What happens beyond C point? तो यहाँ पर I can say that when load is further increased beyond point B, then the wire, I can say that the wire does not retains its original dimension and there is a permanent set. There is a permanent set नहीं बोलेंगे, there is a permanent deformation produced in the wire. ठीक है, there is a permanent deformation produced in the wire. मतलब वायर अभी पूरी तरीके से डिफॉर्म्ड हो चुका है, और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? वी कॉल इट एज व्हाट? वी कॉल इट एज परमानेंट सेट बोलते हैं, बराबर ना? रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? रिप्रेजेंटेड बाय, फ्रॉम द ग्राफ आई कैन से दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ओ डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा? यस और नो? सो ओ से लेके ओ डैश वाला जो पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर परमानेंट डिफॉर्मेशन। दैट इज अभी उतना जो डिफॉर्मेशन आ गया है अब वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे, अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे आने वाला नहीं है, और उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। Am I clear with this? Yes, sir. Alright. कोई आया ना कैच 25 से, कोई एंटर किया है? नाम है क्या कोई? कैच 25 साइंस एकेडमी, इनका ऑडियो ही बंद है। Bandana ma'am. कृष्णा सर भी आए थे। Is that? अटेंडेंस लेना है रे। सर अटेंडेंस। हाँ मुझे पता है, और भी कोई आया था कृष्णा सर के अलावा? नहीं, कोई नहीं। ये कैच 25 साइंस एकेडमी वाला कोई है, लेकिन पता नहीं कौन है। हाँ बंदना मैम शायद। बना नाम आके गए बेटा? सर मैसेज भी डाला आईआईटी में, कांदिवली में। क्या डाला कांदिवली में? अटेंडेंस। किसको डाला है? सर फोटो डाला है ग्रुप में। अच्छा, अटेंडेंस डाल दिया है क्या? ठीक है, चलो करो। अटेंडेंस के लिए क्या मतलब? तुम लोग को बोल रहे हो कुछ? सर स्क्रीनशॉट डाला है, इतने लोग प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, चलो ओके फाइन। चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। ओ से लेके सी तक बात हो चुकी है, बराबर कि नहीं? अभी सी पॉइंट से बियॉन्ड अगर हम लोग स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे so there is a huge strain produced in the wire. Is that clear? तो यहाँ पर C से लेके D तक की बात करता हूँ, तो यहाँ पर C से लेके D तक की बातें ऐसी हो जाएगी। एंड यहाँ पर स्मॉल स्ट्रेस के अंदर there is a huge strain produced in the wire and the wire will go undergo plastic deformation. क्या जाएगा बेटा? वायर विल अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब धीरे धीरे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, आप लोड बढ़ा रहे हो, आप लोड बढ़ा रहे हो, अब वायर आपका पतला होते जाएगा। क्या होते जाएगा? द वायर विल बिकम योर थिन वायर होते जाएगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट डी पॉइंट पे जहां पर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर आपका वायर क्या हो जाएगा? आके ब्रेक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
अपने को क्या क्या पढ़ना है, ए पॉइंट क्या होता है, तो ए पॉइंट को क्या बोलता है, ग्राफ में ही नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, ओवरलैपिंग हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ पर आई कैन से दैट, रिजॉइन करें। हाँ जाने दे, मीटिंग खत्म होने दे पहले। तो Okay. ए पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, वी कॉल इट एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट नाम दिया जाता है, ठीक है। बी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, यील्ड ये- पॉइंट। या फिर उसे यील्ड पॉइंट बोलते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है बेटा, हाँ ठीक है। इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं या फिर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर ओ से लेके ए वाला जो केस होता है उसको इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर। सी से लेके डी वाले को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट सेट बोल दिया, फ्रैक्चर पॉइंट बोल दिया, तो हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पर नाम दे दिया।